नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, फ़िलहाल मैं आजमगढ़ में उपस्थित हूं और एक बहुत ही दिग्गज कलाकार हमारे साथ आज हैं। उनसे मैं कुछ बातें करूंगा, क्योंकि इस समय देखा जाए तो आजमगढ़ का चुनाव बिल्कुल रण युद्ध हो चुका है, बिल्कुल जंग छिड़ चुकी है। तो थोड़ा सा उस सिलसिले में बात करूंगा सर से। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। पहले तो ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी के सारे दर्शकों को, सारे श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप उतना दूर से गाज़ीपुर से चल के आए और इस न्यूज़ को कवर करने के लिए। हाँ सर, हमारा एक आपसे सवाल है। आज इस समय जो दौर चल रहा है, बिल्कुल चुनाव का दौर चल रहा है। आजमगढ़ जो संसदीय चुनाव जो चल रहा है, आप उस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं सर? चुनाव का नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट होता है, चाहे आजमगढ़ का संसदीय चुनाव हो या पूरे देश का हो। जी। उसका नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट है कि वो विकासात्मक हो और जो हमारे प्रत्याशियों का जो चयन करना होता है, चुनाव का तो मतलब ही चयन। बिल्कुल। तो अब आम जनता को उसका चयन करना होता है, कौन कितना महारत हासिल करता है इसमें, ये उसकी अपनी परिपाटी है। और रही बात आजमगढ़ के चुनाव की परिप्रेक्ष्य की, तो आजमगढ़ चुनाव थोड़ा सा इसलिए ख़ास है कि यहाँ पर नेता और अभिनेता का चुनाव है। जी। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अभिनेता हैं, अभिनेता से नेता बने हैं, माननीय हुए, सांसद बने। और फिर धर्मेंद्र यादव जी हैं, अभी बहुजन समाज पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। जी। तो यहाँ का चुनाव इसलिए खास हो जाता है कि अभिनेता और नेता के बीच में चुनाव है। जी। तो जाहिर सी बात है कि जनता को थोड़ा सा एक सहानुभूति कहीं और रहेगी, राजनीतिक सहानुभूति कहीं और रहेगी। तो उस परिप्रेक्ष्य में चुनाव जो है थोड़ा निर्णय लेना कठिन होता है जनता के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, जनता भी पढ़ी लिखी है, समझदार हो चुकी है, तो अपना निर्णय वो स्वतंत्र रूप से लेगी और अच्छा निर्णय लेगी, मुझे पता है। और आजमगढ़ के वही निर्णय लेगी जो आजमगढ़ के विकास में बहुत ही अच्छी भूमिका अदा करने वाले लोग हों, आजमगढ़ के विकास से जुड़ी हुई कड़ी और आगे बढ़ सके। इसी परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव को मैं देख रहा हूँ कि इसका विकास हो। अच्छा सर, एक बात और मुझे बताइए, क्या लगता है निरहुआ जी इस बार आजमगढ़ के धरती पे झंडा गाड़ पाएंगे क्या अपना? झंडा तो लेके चल ही रहे हैं लोग। रही बात गाड़ने की, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि आजमगढ़ ने लगातार किसी को 2 बार सांसद नहीं बनाया है। जी। अमूमन लगभग, एक आध कोई अपवाद होगा तो अलग बात है। जी। जी। और दूसरी बात, उपचुनाव में ये विजेता हुए थे दिनेश लाल यादव जी। जी। तो उपचुनाव का जो परिणाम अब किन परिस्थितियों में कैसे आया, कैसे नहीं आया, किसी से छुपा नहीं है। थोड़ी आप समीक्षा करेंगे तो उसके करीब पहुंच जाएंगे। जी। तो अभी झंडा गड़ेगा नहीं गड़ेगा, ये निर्णय लेने वाली तो जनता है। उनके निर्णय लेने से तो कुछ होना नहीं है। चाहे कोई भी अगर ये बात बोलता है तो ये एक प्रत्याशी के रूप में उनका बोलना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आजकल तो बड़बोलापन एक आम भाषा हो गई है। कोई कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है। लेकिन असली जो जनता है वो निर्णायक स्थिति में होती है कि वो किसका झंडा गाड़ेगी, किसका उखाड़ेगी। तो अक्सर गाड़ने वाले का उखड़ जाता है, उखड़ने वाले का गड़ जाता है। तो ये तो राजनीति है, उलटफेर होता रहता है। जी। एक और हमारा सवाल आपसे है सर कि दिनेश लाल यादव जी सांसद फिलहाल हैं और आप कह रहे थे एक नेता लड़ रहा है, एक अभिनेता लड़ रहा है। हालांकि देखा जाए तो दिनेश जी अभिनेता तो है ही हैं, बहुत ही सुपरस्टार अच्छे कलाकार भी हैं। तो ये आजमगढ़ के कलाकारों के लिए या अन्य कलाकारों के लिए क्या किए हैं यहाँ पे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको एक बार मैं कहूँगा, कुछ कलाकारों से आप ज़रूर मिलें, आजमगढ़ के कलाकारों से। जैसे मुझी से मिल लिया आप, मैं भी कलाकार हूँ, वो भी कलाकार हैं। बिल्कुल सर। तो मेरा तो सीधा स्पष्ट मामला है, चुनाव से पहले और जो पहला चुनाव इनका हुआ था, जब आजमगढ़ में ये चुनाव लड़ने आए थे, तब भी मैंने एक इंटरव्यू में दिया था और बोला था कि इनकी जिम्मेदारी होगी कि अगर ये सांसद होते हैं या नहीं भी होते हैं, तो इन्होंने कसम खाई थी कि हम फिल्में करेंगे। जी। और वो कसम ठीक थी, क्योंकि चुनाव जब पहली बार ये लड़े माननीय दिनेश लाल यादव जी, उसके पहले से वो यहाँ सिनेमा कर रहे हैं। जी। उस वक्त भी मेरा एक सवाल था कि उनके सिनेमा से कौन यहाँ 2 या 4 या 5 आर्टिस्ट पैदा हुए। जी। आज भी मेरा सवाल वही है कि अगर वो सांसद हो गए, 2 साल से लगातार 10 फिल्में उन्होंने यहाँ पे किया, कोई 4 कलाकार ऐसा हो जाए
जिसको आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढ ही रहे हैं कि कोई 4 कलाकार ऐसा मिल जाए जो इनके फिल्मों में काम करके उसको कहीं और काम मिल गया हो, या उसको ये कहा गया हो कि तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन गए हो। उसकी तलाश है मुझे, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बना के रख दिया इन लोगों ने सारे आर्टिस्टों को। अच्छा। ये मासूम से आर्टिस्ट हैं, इनको ये नहीं पता है कि हम क्राउड में खड़े हैं, या इनको ये नहीं पता है कि हम छोटे जूनियर आर्टिस्ट में खड़े हैं, या उनको ये भी नहीं पता है कि हम आर्टिस्ट में खड़े हैं। ये मासूम से भोले भाले लोग हैं और ग्लैमर में बहे हुए लोग हैं कि हाँ दिनेश जी की फिल्म में हम काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो होना चाहिए, लेकिन उनका जो असली जो प्लेटफॉर्म जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। और इसके लिए अगर आपको असल सबूत चाहिए तो बस कुछ कलाकारों से आपको ज़रूर मिलना चाहिए, मैं बता दूंगा। आप जाके मिलिए उनसे और पूछिए कि आप लोगों ने दिनेश जी के सांसद रहते हुए जितना काम किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, या फिर उस काम को दिखाकर आपको कहीं काम मिल रहा है, तो ये उसका जवाब आपको मिल जाएगा। अगर वो कह दें कि नहीं, उनकी वजह से हम स्टार हो गए, चाहे उनकी वजह से हमको 10 लोगों ने जानना शुरू कर दिया, या उनकी वजह से मेरा बहुत बड़ा नाम हो गया, तो मेरे भी कलेजे को ठंडक पहुँचेगी कि मैं जो कह रहा था वो बात अच्छी हो गई, नहीं कम से कम दिनेश जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई मिला नहीं है। मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। हाँ, लेकिन एक मैं बार बार अपने कलाकारों से भी आगाह करता हूँ, भावनाओं में मत बहिए, वो आपका अधिकार है, जो उस अधिकार को अधिकार क्षेत्र में रहने दीजिए। क्योंकि एक्टिंग आपका अधिकार है, और आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो वो भी मौलिक अधिकारों का हनन ही है। तो आप अपने आप की तैयारी अच्छी करिए, और बहुत छोटे किरदार में भी हों तो रजिस्टर कैरेक्टर अगर आपको मिल रहा तो उसको करके निकल जाइए, वरना यूं ही भीड़ का हिस्सा बनते रहेंगे और बड़े लोग आएंगे, आपका शोषण करेंगे, निकल जाएंगे। अच्छा सर, मतलब कहने का तात्पर्य जो रहा वो ठीक ही है, लेकिन मतलब इतने दिन से, इतने कार्यकाल में 5 साल से प्लस में हो गया, तो उसमें किसी को बड़ा मंच वो नहीं दे पाए, कहने का तात्पर्य आपका यही है? नहीं, 5 साल नहीं हुए, अभी तो 2 साल ही उनको मिला है काम करने के, लेकिन ये 10 साल से आजमगढ़ में फिल्में बना रहे हैं। जी बिल्कुल, उसी को मैं कह रहा हूं। हाँ, तो 10 साल से ये आजमगढ़ में फिल्में बना रहे हैं। आजमगढ़ में मेरा तात्पर्य ये है कि अगर ये फिल्में बना रहे हैं तो अच्छी बात है। जी, प्रोडक्शन पूरा मुंबई से आ रहा है, आर्टिस्ट सारे मुंबई से आ रहे हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर वाले आर्टिस्ट, वो भी गिने चुने का 2-4 लोगों को काम थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन उससे उनको कोई लाभ मिल रहा है ये मुझे जानना है कि मिला कि नहीं मिला। अभी मैं भी खोज रहा हूँ, अभी तक तो कोई मिला नहीं ऐसा। और बाकी जो आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट की तरह, एक जैसे मुंबई में कोऑर्डिनेशन सिस्टम है कि जूनियर आर्टिस्ट हमको इतना चाहिए, तो यहाँ भी कुछ लोग हैं उस तरह के, तो उनको उतना जूनियर आर्टिस्ट पहुँचा दो, 500, 700, 1000 रुपया, यही उन लोगों का रेट रहता है। तो ये हालत यहाँ भी हो गई है। तो अच्छा है, वो भी एक अलग वर्ग है, लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, जिसके अंदर क्षमता है, उसके विकास के लिए अच्छे कैरेक्टर मुझे नहीं लगता है कि अभी तक प्रोवाइड हो पाया है। जी सर, देखा जाए तो आजमगढ़ या गाजीपुर या बलिया, हर क्षेत्र में अच्छे अच्छे कलाकार अपने टैलेंट को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन प्लेटफार्म न मिलने की वजह से दर दर वो लोग भटक रहे हैं। तो इस मुहिम के लिए आप माननीय सांसद दिनेश लाल जी से क्या आग्रह करना चाहते हैं? मैं दिनेश जी से आज भी आग्रह कर रहा हूं, जब वो सांसद नहीं थे, माननीय सांसद नहीं थे, तब भी मैं आग्रह कर रहा था कि आप स्टार आदमी हैं, आप लोग हीरो हैं, तो आप चाहेंगे तो किसी का भी कैरियर बना सकते हैं। तो आप लोग पूर्वांचल की प्रतिभाओं को थोड़ा सा ध्यान दें। जो लटकचंदी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दिन भर तेल लेके आपके आगे पीछे घूमते हैं, वो घूमते रहेंगे, जब आप नहीं रहेंगे तब भी, लेकिन कुछ यहाँ के लोगों को पैदा कर दीजिए। लेकिन शायद मेरी बातें उतनी गंभीरता से नहीं ली जा रही हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। अच्छा सर, एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा। आजमगढ़ में माननीय सांसद जी का कुछ बयान वायरल हो रहा है कि हवाई अड्डा आजमगढ़ में मैं बनवा दिया हूँ और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है, इस पे क्या विचार है आपका? अगर माननीय सांसद जी ये कहते हैं कि हवाई अड्डा मैंने बनवा दिया, तो ये मेरे लिए बड़ा ही मतलब सोचना पड़ेगा, इतिहास खंगालने जैसी बात हो गई जी। तो। और दूसरी बात है कि अभी तो वो राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बन पाया, अंतर्राष्ट्रीय की बात ही छोड़िए। और ये हवाई अड्डा का श्रेय उनको लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जब HD देवगौड़ा साहब थे, मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, उस समय उसका शिलान्यास हुआ था। और 10 साल 20 साल में वो बन कर के तैयार हुआ है। और जब इनकी सरकार नहीं थी, उससे भी पहले उसमें चार्टर्ड प्लेन उतरते थे, तो जाहिर सी बात है वहाँ सारी चीज़ें ठीक थीं। और अभी उसमें एक ईंट ज़्यादा नहीं रखी गई होगी, थोड़ा बहुत सुंदरीकरण करके उसका उद्घाटन किया गया है। चार्टर्ड प्लेन से थोड़े से बड़े प्लेन मैंने देखा जब लखनऊ की यात्रा लोग कर रहे थे, 50 सीट, 7 सीट, चाहे 10 सीट, 20 सीट की जो भी रही होगी, छोटे ही प्लेन अभी उतरे हैं। तो पहले माननीय सांसद जी से मेरा आग्रह है कि जो डोमेस्टिक उड़ानें हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चाहे अन्य जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो जाना अभी चल रहे हैं बनारस जा कर के, तो डोमेस्टिक उड़ानों को पहले फुल फॉर्म में लाएं।
जी। अगर उनके अंदर क्षमता है तो, बातों से अधिक अगर क्षमता है तो, क्योंकि अभी तो धरातली जो स्थिति है तो वो इन लोगों की नहीं बनाई हुई है। वो देवगढ़ा साहब ने उसका उद्घाटन किया था, उसका बजट अलग था, तो इस बजट में इन्होंने अगर कुछ किया होगा तो धन्यवाद उनको। लेकिन अगर उनके अंदर क्षमता है तो पहले डोमेस्टिक उड़ानों को भरपूर रूप से चलवाएं, फिर उसके बाद जब लोड, जैसे किसी भी रोड का निर्माण तब होता है ना जब इस पे भारी लोड की गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसको रोड को चौड़ा किया जाता है और मजबूत बनाया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी यही ऐसे सिस्टम है, जब लोड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, तो अपने आप जो है चीज़ें डेवलप होंगी और इसमें उनका सहयोग रहेगा। तो पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस तरह की बयानबाजी से बचें। दूसरी बात कि अगर आपके अंदर क्षमता विकसित है तो आप सबसे पहले डोमेस्टिक उड़ानों को भरपूर करें, यहाँ पे बड़ी फ़्लाइट्स को लाएं, अयोध्या के लिए, चाहे बनारस, मुंबई के लिए, कोलकाता के लिए, चेन्नई के लिए, हैदराबाद के लिए, तमाम उड़ानें पहले समृद्ध करें, उसके बाद आप अंतर्राष्ट्रीय बनाने की बात करिएगा तो अच्छा लगेगा। ये बड़बोलापन है, इसको नहीं होना चाहिए। जी सर, अभी एक और बयान उनका ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले शहीद आजम भगत सिंह का एक कार्यक्रम किया गया था आजमगढ़ में, तो उन्होंने एक समाज के ऊपर बात कहे थे कि अगर जिस तरीके से मैं अपना नाम निरहुआ हिंदुस्तानी रखा हूँ, उसी तरीके से हिंदुस्तान का हर एक नागरिक अपने नाम के आगे अगर हिंदुस्तानी लगा दे तो जाति, धर्म, मजहब का काम ही ख़त्म हो जाएगा। इससे हमारा भारत बहुत मजबूत होगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? दिनेश जी को अभी इस पे अध्ययन करने की ज़रूरत है। जी। अम्बेडकर नामा उनको पढ़ने की ज़रूरत है, ज्योतिबा फूले को पढ़ने की ज़रूरत है, सावित्रीबाई फूले को पढ़ने की ज़रूरत है, और जितने पाखंडी ग्रंथ हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है। और जितना भी छुआछूत को जागृत करने वाले ग्रंथ हैं, छुआछूत को बढ़ावा देने वाली किताबें हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत है उनको। अभी इस मामले में उनका ज्ञान बहुत बच्चा है कि वो छुआछूत और जाति धर्म को मिटाने की बात सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन उस पर एक कदम चल के देखें। जिस पार्टी में वो हैं उसी दिन उनको उस पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि ये कटु सच्चाई है। भारत जो है 5000 साल से गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ देश रहा है। कभी आर्यों का आक्रमण, कभी अंग्रेज़ों का, कभी मुगलों का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये देश ने झेला है और जातीय दंश आज भी झेला जा रहा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अगर उनके अंदर ये क्षमता है तो मैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये भारत अच्छा हिंदुस्तानी रखने की बात कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। सबसे पहले अपने समाज, जिस समाज से वो हैं, उसका हक हिस्सा दिलवाने की कोशिश करें। और बाकी जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जो जहाँ पे कहीं कहीं यूनिवर्सिटियों में एक भी पद ओबीसी को नहीं मिला है, तो ऐसा तो है नहीं कि ओबीसी के लोग, चाहे एससी के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बुद्धिजीवी नहीं हैं, तो उनके हकों का जो शोषण हो रहा है, जो उनको आरक्षण प्राप्त है संविधान में, उसको पहले बहाल कर लें वो, फिर उसके बाद समानता की बात करेंगे। पता चला कि एक शरीर है, एक शरीर की हालत ये है कि एक बाँह जो है 4 फुट की है और एक बाँह जो है 3 फीट की है, और उसके बाद आप कहें कि नहीं, इस शरीर को स्वस्थ माना जाए और इसको स्वस्थ शरीर का सर्टिफिकेट दिया जाए, तो एक हो सकता है? नहीं, ये तो विकलांग हो गई शरीर। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है बहुत ऊपर बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत नीचे हो रही हैं। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। तो जिस जहाँ पे वो हैं वो अमीर वर्ग में आ गए हैं वो, तो अब अपने लोगों के पीछे से देख नहीं पा रहे हैं। कोई लाठी डंडा लेकर के घूमने वाला वो चरवाहा वर्ग आज भी उस स्थिति में है कि नहीं? जी। तो इस स्थिति में इनको जातीय व्यवस्था को समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के ये बातें बोले तो अच्छी बात है। सर, उनके कहने का तात्पर्य इसलिए रहा होगा कि देखा जाए तो आजकल जो सामाजिक दायरा है, जो मतलब जो जात है, एक तरीके से मान लीजिए अब हर जात अपने ही जातों को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यादव है तो मुलायम जी के लिए लड़ रहा है, तमाम तरह की पार्टियां अपने अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो उनके कहने का यही रहा होगा कि अगर जिस तरह से हिंदुस्तानी रख दिया जाए, ओनली हिंदुस्तानी, कि हम हिंदुस्तान के ही निवासी हैं, किसी जाति, धर्म, मजहब का कोई मतलब नहीं है, तो जो हमारा ये समाज कमज़ोर होता जा रहा है, जो हम लोग जाति धर्म के लिए आपस में लड़ रहे हैं, ये ख़त्म हो जाता तो हमारा भारत मजबूत हो जाएगा। क्या कहेंगे? नहीं, ये कहना अगर उनका है तो अच्छा है, लेकिन इसकी दृष्टि जो है कहने की वो बिल्कुल ये नहीं है। हम कह रहे हैं जिस तरह से वो अन्य वर्गों को कह रहे हैं, आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी संस्था काम करती है। वहाँ के उन वर्गों में ज़रा जाके ये बात कहिए, आपको 2 मिनट में समझा दिया जाएगा। अच्छा। उच्च वर्ग में जाकर के ये ज़रा बात कहिए,
उनको 2 मिनट में समझा दिया जाएगा। पीएमओ ऑफिस में जाके बात करिए उन सेक्रेटरीज़ की जहाँ पे एक भी कोई ओबीसी का नहीं है, तो आपको समझा दिया जाएगा। आप अपने ही लोगों में ये बात क्यों कह रहे हैं? उनसे भी कहिए ना कि भाई इनको भी गले लगा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ हम ही क्यों इस बात के जिम्मेदार बने जा रहे हैं कि नहीं हम छोटे वर्ग के लोग हैं, चाहे जो छोटे वर्ग के लोग हैं वही इसको बीड़ा उठाए पड़े हैं कि नहीं ये करना है। नहीं, अगर व्यवस्था को ख़त्म करना है, व्यवस्था ख़त्म करने के लिए संविधान में तमाम चीज़ें हैं, तमाम धाराएं हैं, तमाम फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको बखूबी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? जी जी। व्यवस्थाओं को सही से लागू अगर कर दिया जाए तो बराबरी लाने के लिए ही ये सारी चीज़ें की गई थी। एक व्यक्ति को आधी रोटी मिल रही है और एक व्यक्ति 4 रोटी खा के निकल रहा है, तो दोनों के स्वास्थ्य में बराबरी कर पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं। तो जब तक उसको 3 रोटी और प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक 3-3 रोटी जब दोनों नहीं खाएंगे तो दोनों का स्वास्थ्य का कैसे आकलन कर पाएंगे आप? बिल्कुल। और आप सीधे बोल रहे हैं कि नहीं, बस बोलने से थोड़ी हो जाता है, वो व्यवस्थाएं आपको देनी पड़ेंगी। अगर कोई करोड़पति है और कोई 10 रुपये का आदमी है तो उसको नहीं तो लखपति बनाना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा बैलेंस में आएगा मामला, वरना कभी जीवन में बैलेंस नहीं हो सकता। जी जी। ये कहने की बातें हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, भाषण बहुत अच्छी लगती हैं। जी जमीनी स्थिति में उतारने के लिए उसको ना खुद उतरना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा कि जो गरीब है थोड़ा उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, जो अमीर है थोड़ा सा उससे कटौती करके उसको बैलेंस में लाना पड़ेगा, अपने आप बराबरी आ जाएगी। इसमें कहने की क्या बात है? जी जी। तो वो पहल करनी चाहिए, उनको बयानबाजी से ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर पहल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।